हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। जीवन की मौलिक इकाई, क्लास 9th साइंस का। सभी जीव सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका यानी सेल है। कोशिका के आकार, आकृति व संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सन 1665 में कार कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा। सर्वप्रथम निश्चित कोशिका को एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने देखा। विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिका में जीव द्रव्य सोल जेल स्थिति में होता है, यानी कभी गाढ़ा और कभी पतला होता रहता है। और कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, यानी हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन है, ये प्रोटॉन लिखा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन आदि होते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लीडन व स्वान ने किया, जिसके अनुसार सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो ये आप देख सकते हैं, एक कोशिकीय जीव, ठीक है, और बहुकोशिकीय जीव। तो कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं तो उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और कुछ बहुकोशिकीय, जैसे हम बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, हम बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। तो देख लेते हैं कोशिका संख्या। तो एक कोशिकीय जीव एक कोशिका होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं। बहुकोशिकीय जीव अधिक मात्रा में कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कार्य, कोशिका के सभी कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। जब एक कोशिका है तो वही सारे कार्य करेगी। विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग तरह के कार्य करती हैं। कार्य का विभाजन नहीं होता, क्योंकि एक ही सेल एक ही कोशिका सभी कार्य कर रही है। विशेष कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, यानी अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग तरह के कार्य करने के लिए विशेषीकृत होती हैं। जनन एकल कोशिका द्वारा होता है। विशेष कोशिकाएं जनन कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं। आयु छोटी होती है कोशिकीय जीवों की, और बहुकोशिकीय जीव की लंबी होती है। ठीक है। अब कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो आकार में छोटी होती हैं, यूकैरियोटिक आकार में बड़ी होती हैं। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता। केंद्र के भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा ढका होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित होते हैं, यानी अंगक झिल्ली द्वारा नहीं घिरे होते, अंगक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा होता है। कोशिका विभाजन माइटोसिस या म्यूसिस द्वारा होता है। यानी सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है प्रारंभिक कोशिका होती है, कम डेवलप होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं थोड़ा डेवलप कोशिकाएं होती हैं। कोशिका सेल शेप, तो आप डिफरेंट टाइप के शेप देख सकते हैं। कोशिकाओं का विभिन्न आकार व आकृति होती है। सामान्यतः कोशिकाएं स्फेरिकल अंडाकार होती हैं, ठीक है। कुछ लंबी होती है तंत्रिका कोशिकाएं, ब्रांच होती हैं, डिस्कॉइडल होती हैं, यानी जो ब्लड सेल्स हैं डिस्क के रूप में होते हैं, ठीक है। तो ये विभिन्न तरह की कोशिकाएं आप देख सकते हैं, जिसमें कि स्क्वेमस एपिथेलियल है, सीलिएटेड एपिथेलियम है, कॉलमनर सेल्स है, ठीक है। ये मसल्स के फाइबर हैं, यानी पेशी उत्तक स्ट्रिप्टो मसल्स फाइबर हैं, यानी रेखित मसल्स मांसपेशियां हैं। ये हार्ट की है, मसल्स फाइबर फ्रॉम हार्ट। कार्टिलेज, यानी कि कार्टिलेज की है ये, और ये बोन हड्डियों की, यानी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। और नर्व सेल आप देख सकते हैं, लंबी होती है, स्पर्म और ओवम। तो ये अलग अलग साइज आप देख सकते हैं कोशिका के आकार। विभिन्न जीवों की कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं, जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखी जा सकती हैं। इनका आकार 0.2 माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर तक होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म। मनुष्य का अंड लगभग 0.1 मिलीमीटर लंबाई का होता है। कोशिका के भाग, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सामान्यतः कोशिकाओं के विभिन्न भाग कोशिकांग कहलाते हैं, जो कि विशेष कार्य संपन्न करते हैं। सामान्यतः कोशिकाओं के 3 मुख्य भाग होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली का प्लाज्मा
कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करती है, यानी कोशिका को ये चारों तरफ से कवर करती है, रक्षा करती है उसकी। यह जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह जंतु कोशिका में सबसे भारी झिल्ली व पादप कोशिका में से कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है ना। यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जो कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थ को अंदर या बाहर जाने देती है। वर्णात्मक का मतलब है जो जरूरी चीज़ होती है उसको अंदर आने जाने देती है। सिंगर तथा निकलसन के फ्लूइड मॉजिक मॉडल सिद्धांत के अनुसार यह एक प्रोटीन की सतह है जो कि लिपिड की दो सतह के बीच सैंडविच की तरह होती है, जो कि 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, लचीली होती है, जो कि मोड़ी तोड़ी हुआ दोबारा जुड़ सकती है। यह आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा कोशिका झिल्ली का चित्र। ठीक है, इस तरह से कुछ चीज़ों को आने देती है अपने अंदर, कुछ को जाने देती है। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य, ये कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है। ये कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान यह दो प्रकार से होता है, विसरण या प्रासरण। यानी इसमें से विसरण या प्रासरण द्वारा ही जो जरूरी पदार्थ हैं वो आते जाते रहते हैं। तो हम विसरण और प्रासरण में अंतर देख लेते हैं क्या है। विसरण होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन होता है, और प्रासरण होता है वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है इसमें प्रासरण में, यानी जल ही जाता है प्रासरण में। यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है विसरण। यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है, ये भी समान कर देता है। ठोस द्रव गैस तीनों में संभव है विसरण। प्रासरण केवल द्रव्य माध्यम में संभव है। अपनी सांद्रता के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। विसरण में केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, विलयन नहीं। प्रासरण में केवल विलायक ही गति करता है। तो प्रासरण कई तरह के हो गए, बाह्य प्रासरण और अंतःप्रासरण। कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर गमन करना, विलायक का मतलब में जल है, प्रासरण कहलाता है बाह्य प्रासरण। अंतःप्रासरण कोशिका के बाहर से विलायक का अंदर गमन करना, अंतःप्रासरण। ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है जल या जो भी विलायक है। कोशिका में तो जल ही जाएगा। सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार, तो विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं? कोशिका के सापेक्ष कहा गया है तो समप्रासारी। जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान है तो यह समप्रासारी विलयन है। यानी कि कोशिका अगर हमने जल में डाली है या किसी विलयन में डाली है तो समप्रासारी माना जाएगा जब वो कोशिका के अंदर का जो है सांद्रता बाहर की सांद्रता विलयन की सेम हो। अति प्रासरणदाबी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से कम हो, ठीक है, तो कोशिका के अंदर से जल बाहर आ जाएगा, जिसे कोशिका सिकुड़ जाती है। अल्प प्रासरणदाबी विलयन, जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम होती है, ठीक है, तो कोशिका के अंदर अंतःप्रासरण के कारण कोशिका फूल जाएगी और फट जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक में जल जो है कोशिका से बाहर आते हुए दिखा रहा है आपको, आइसोटोनिक में बराबर है, दोनों तरफ से जा रहा है यानी कि विलायक, और हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है, बाहर से कोशिका के अंदर आ रहा है जल। तो आप देख सकते हैं सेल हाइपोटोनिक में फूल रहे हैं, आइसोटोनिक में कुछ नहीं हो रहा, और हाइपोटोनिक में सिकुड़ रहे हैं। ये प्रश्न आ जाता है। कोशिका भित्ति, यह पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। यह सख्त, मजबूत, मोटी, सरंद, अजीवित संरचना है, यानी डेड है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिकाएं मध्य भित्ति, मिडिल लैमेला द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका को संरचना प्रदान करना, कोशिका को मजबूती प्रदान करना। यह सरंद होती है, विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। इसमें मरम्मत करने व पुनर्जनन की क्षमता होती है। केंद्रक, तो आप ये केंद्रक देख सकते हैं, केंद्रक का डिफरेंट पार्ट है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यह कोशिका का केंद्र कहलाता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है। केंद्रक झिल्ली नहीं होती उसमें। इसके ऊपर की द्विस्तरीय झिल्ली केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्र द्रव में केंद्रकाय व क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमोसोम या क्रोमेटिन धागे डीएनए के
बने होते हैं जो कि आनुवांशिक सूचनाओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। केंद्र के कार्य, यह कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है या आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से जनक पीढ़ी द्वारा भेजने का कार्य करता है। यही मेन कार्य है इसके। कोशिका द्रव्य, यह कोशिका द्रव्य जिसमें अंगक तैयार होते हैं। आप ये देख सकते हैं, कोशिका का द्रव्य जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य कहलाता है। यहाँ जैविक व कैटाबॉलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं इसके, ठीक है, इसमें जैविक या कैटाबॉलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो कोशिका अंगक देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के अंगक जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा गिरी होती हैं। तो गोल्जी उपकरण, इसमें आपको सबके कार्य लिखने हैं। यह पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी रहती हैं। इसका आविष्कार कैमिलियो गोल्जी ने किया था, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक स्तनधारी आरबीसी व सीव सेल में अनुपस्थित होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गोल्जी उपकरण कहते हैं। गोल्जी काय, ये गोल्जी बॉडी के कार्य, यह लिपिड बनाने में सहायता करता है। यह मध्य लैमिला बनाने का कार्य करता है। यह स्वभाव से स्रावी होता है। यह मेलानिन संश्लेषण में सहायता करता है। अंतर्द्रवी जालिका में संश्लेषित प्रोटीन व लिपिड का संग्रहण गोल्जी काय में किया जाता है। कुछ पुटिकाओं में एंजाइम बंद किए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। विद्युत घर, यह एक दोहरी झिल्ली वाली होते हैं। बाह्य परत चिकनी एवं छिद्रित होती है। अंत्य परत बहुत बलित होती है और क्रिस्टी का निर्माण करती है। आप देख सकते हैं इसे। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, इसका मुख्य कार्य ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करना है। यह क्रेब्स चक्र का मुख्य स्थान है। तो तभी इसको कोशिका का विद्युत घर या पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी एडीपी में चेंज होकर ऊर्जा दे देता है। अंतर्द्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का विशाल तंत्र है। इसकी खोज पॉटर क्लॉड एवं फ्लम ने की थी। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका व स्तनधारी एरेथ्रोसाइट के अलावा सभी में पाया जाता है। अब अंतर्द्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो दो तरह की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ में क्या है, ये झिल्ली व नलिकाओं से बना होता है। ये सिस्टर्नी व नलिकाओं का बना होता है। ये स्टेरॉइड लिपिड व पॉलीसेकेराइड बनाने में मदद करता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है कुर्दरी में, उसी की वजह से वो रफ दिखाई देती है। मुख्य कार्य कोशिका द्रव के भागों तथा केंद्र के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करना है। यानी इसका कार्य प्रोटीन का परिवहन है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, यह केवल ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर पदार्थों के केंद्र के बीच परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। यह अंगों के बीच में बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। यह वसा, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में मदद करता है। यह कोशिकाओं में एसईआर विष तथा दवा को निर्विषीकरण डिटॉक्सिफिकेशन के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइबोसोम के कार्य, राइबोसोम अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। यह संरचनात्मक व क्रियात्मक प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतर्द्रवी जालिका द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। लवक, प्लास्टिड्स, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो आंतरिक संगठन में झिल्ली की कई परतें होती हैं जो एक परत के अंदर धसी होती हैं। इस पदार्थ को स्टोमा कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट यानी सफ़ेद भागों में पाए जाते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट लाल और भूरे जड़ तना पत्ती में, क्लोरोप्लास्ट हरा ये पत्तियों में। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका की रसोई भी कहते हैं। आप ये देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का चित्र। रिक्तिका, वैक्यूल, ये कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचना होती है जिन्हें टोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु कोशिका में रिक्तियाँ छोटी एवं अधिक पादप कोशिकाओं में एक बड़ी होती है। आप देख सकते हैं वैक्यूल को। बड़ी रिक्तिकाएँ कोशिका का 90% भाग घेरे रखती हैं। पादप कोशिकाओं में 90% भाग घेरे रखती हैं। कार्य क्या है, ये कोशिका के अंदर प्रासरण दाब का नियंत्रण व पादप कोशिकाओं में
अपशिष्ट उपापचयी पदार्थ को इकट्ठा करने का कार्य करती हैं। लाइसोसोम गोल्जी उपकरण की कुछ पुटिकाओं में एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं। ये एकल झिल्ली युक्त होती है। इनका कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता। ये मुख्यतः जंतु कोशिका में व कुछ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लाइसोसोम इनका मुख्य कार्य कोशिका को साफ रखना है। उपापचय प्रक्रियाओं में जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम की पुटिकाएं फट जाती हैं और एंजाइम स्रावित हो जाता है और अपनी ही कोशिकाओं को ये पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। यही प्रश्न आता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो आप भी लिख सकते हैं अपनी सेल को खुद ही फिनिश कर देती है अपने एंजाइम की सहायता से जब सेल क्षतिग्रस्त हो जाता है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक नहीं पाए जाते जंतु कोशिका में। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती हैं। पादप कोशिका में नॉर्मली एक बड़ी रिक्तिका होती है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है। अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। ये आप देख सकते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं का चित्र